हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। मैं दिलीप खंडेलवाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपन, तो हम सब मिलकर क्या कर रहे थे। टॉपिक चला था अपना न्यूक्लियर फिजिक्स में। अपन ने मास इफेक्ट पढ़ लिया था, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली थी, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ ली थी। तो मैंने पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी में एक बात बताई थी कि पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता लगता है अपन को, नाभिक के स्थायित्व के बारे में भी पता लगता है। तो उसी के वेरिएशन में एक अपना एक ग्राफ आता है, यानी प्रैक्टिकल बेस पे जो ग्राफ बना हुआ है, यानी बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। यानी बंधन ऊर्जा यानी कौन सी बंधन ऊर्जा है अपने पास, वही पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है। तो वही पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बन रहा है किसके साथ ग्राफ बन रहा है अपने पास, द्रव्यमान संख्या के साथ। तो मैंने वाई एक्स पर या एक साइड तो क्या लिया, ये बाइंडिंग एनर्जी यानी पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी या फिर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। इस साइड लिया मैंने द्रव्यमान संख्या। तो इस बेस पे ग्राफ बना हुआ है जो क्या कह रहा है। तो अपने पास कुछ 7-8 जितने भी पॉइंट होते हैं, तो कुछ इसमें महत्वपूर्ण रिजल्ट निकलते हैं इस ग्राफ से। तो वो रिजल्ट देखते हैं कि कैसे निकलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो वेरिएशन है वो किस किस के बीच में, यानी जो ग्राफ बन रखा है वो किस किस के बीच में। एक तो है अपने पास पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, यानी अपन कह सकते हैं कि पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, या फिर अपन कह सकते हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। और किसके बीच है, द्रव्यमान संख्या यानी ए के बीच, यानी जो बी बाय ए और ए के बीच के अपने पास एक ग्राफ बना हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि इस ग्राफ को मैंने क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने जो पॉइंट लिखे उसको एक एक मैंने ये जो पॉइंट लिखे वो क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे। पर आपको जो नोट्स में पॉइंट लिखते हो या एग्जाम में पॉइंट लिखते हो, तो आपको ग्राफ शो करके वो पॉइंट कंप्लीट लिखने हैं, क्योंकि मेरे तो केवल समझाने के अकॉर्डिंग लिखे हैं। तो मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले तो अपन ग्राफ को, जो ये ग्राफ था इसमें क्या किया अपन ने, यहाँ द्रव्यमान संख्या दर्शाई हुई है और यहाँ पे क्या दर्शाया हुआ है, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है। अब अपन बात करें, इस ग्राफ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड किया मतलब 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, देखो यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप 0 से लेकर जो 50 तक है, यानी ये 50 से क्या हो, छोटा हो, तो उसका तो मैंने दे दिया फर्स्ट भाग। यानी मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे ए क्या हो, 50 से कम हो, तो वो दे दिया मैंने फर्स्ट भाग। यानी जो ग्राफ में मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा अपना ये वाला। यदि सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड क्या है अपने पास, 50 से लेकर 150, यानी 50 से क्या हो अपने पास बड़ा हो और 180 150 से क्या हो छोटा हो, तो वो क्या हो जाएगा अपना सेकंड पार्ट। तो ये 2 पार्ट हो गए अपने पास। थर्ड पार्ट को मैंने डिवाइड किया है, थर्ड पार्ट में यानी 150 से ऊपर, यानी कह सकते हैं कि ए क्या हो अपने पास 150 से ज़्यादा हो, तो उसको मैंने दे दिया थर्ड पार्ट या थर्ड पार्ट। तो इस ग्राफ को मैंने कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कर लिया 50, जब ए क्या हो अपने पास 50 से कम हो तो वो फर्स्ट भाग, जब सेकंड अपने पास 50 से 150 के बीच हो तो सेकंड भाग, 150 से बड़ा हो तो थर्ड भाग। अब अपन बात करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट तो आपको वो लिखना है कि मैंने ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड। तो परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो तीनों पार्ट हो गए। अब अपन बात करते हैं कि जो सेकंड अपने पास जो पॉइंट आता है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी यदि पॉजिटिव है तो नाभिक क्या होगा, स्थायी होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि उसकी जिस नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, वह नाभिक क्या होना चाहिए, उतना ही अधिक स्थायी होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी, यानी इस बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है। यदि यहाँ पे नाभिक की जितनी ज्यादा क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, या ये पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी, यानी बी बार का मान जितना अधिक होगा वही नाभिक क्या होगा, सर्वाधिक स्थायी होगा। तो अपन जैसे जैसे ए बढ़ाती जाती है, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा था अपने पास, जो बाइंडिंग एनर्जी वो भी क्या है बढ़ती जा रही थी, कम भी हो रही है वापस बढ़ रही है, यानी कुछ एक वैल्यू तो वहां तक आएगी, यानी यहाँ पर तक तो देखो अपने पास बाइंडिंग एनर्जी क्या है अपने पास लगभग बढ़ रही है यहाँ तक, फिर उसके बाद वापस क्या हो रही है, कम होनी स्टार्ट हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे यदि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी तो नाभिक क्या करेगा, वो स्थायी बताएगा या स्थायित्व को शो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो गया अपना कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होगी तो अपना नाभिक क्या होगा, स्थायित्व को व्यक्त करेगा। सेकंड पॉइंट आता है अपने पास, फर्स्ट भाग की बात करते हैं। फर्स्ट भाग क्या शो कर रहा है अपना, यहाँ से लेकर 50 तक, यानी 0 से 50 की बात करें। देखो फर्स्ट भाग में मैंने लिखा है कि ए बढ़ता है, यदि 0 से, सबसे पहले तो फर्स्ट भाग है, तो फर्स्ट भाग आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट भाग क्या अपने पास कहाँ से कहाँ तक है अपना 50, यानी ए क्या है अपना 50 से कम है, तो ये अपना क्या है फर्स्ट भाग है। अब मैंने लिखा है कि इसमें यदि द्रव्यमान संख्या बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती है, यानी बी बार भी क्या होगा
बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे अपन द्रव्यमान संख्या बढ़ा रहे हैं तो अपने पास जो बाइंडिंग एनर्जी वो भी क्या बढ़ रही है। तो यही लिखा है मैंने कि जब जैसे जैसे आप द्रव्यमान संख्या बढ़ाते हो तो यानी ए क्या हो रहा है ऊपर की ओर, यानी ए बढ़ रहा है, ए बढ़ने के साथ बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यदि आप ए 20 तक बात करते हैं, यानी आप इस पॉइंट तक बात करते हो, तो देखो इस पॉइंट तक तो क्या हो रहा है, ए 20 तक, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है अपने पास, यानी यहाँ तक तो कह सकते हैं कि 0 से 20 तक तो क्या होगी, इसमें अचानक से तेजी से वृद्धि होगी। यानी वो क्या कर रहा है, ये अचानक रूप से बढ़ता है। देखो यहाँ पे अचानक रूप से बढ़ रहा था, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी अपन कह सकते हैं कि ए से जो 20 तक होगा वो तो क्या होगा, अचानक यानी तेजी से बढ़ता है। और जब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, यानी जब इससे ऊपर जाएगा यानी 50 तक जाएगा। फर्स्ट पार्ट कितना 50 तक है अपना, तो फर्स्ट पार्ट में बात करें यदि 20 तक तो देखे तो वो ग्राफ क्या कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, यानी द्रव्यमान संख्या ए बढ़ाने पर बाइंडिंग एनर्जी तेजी से बढ़ती है। और यदि इसके बाद की बात करें यानी 20 से ऊपर की बात करें तो क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि फर्स्ट भाग में ए यदि बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और कैसे बढ़ेगी, 20 तक तो तेजी से, 20 के बाद धीरे धीरे। फिर अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, Fe56। कई बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा स्थायित्व वाला नाभिक कौन सा है, और उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि ये Fe56 है। ये चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या और भी कोई सा भी कंपटीशन हो, एमएससी एंट्रेंस हो, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है Fe56 वाला कि सर्वाधिक स्थायी वाला नाभिक कौन सा है। तो अपन बात करते हैं Fe56, अपन बात कर रहे हैं किसमें, सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट में देखो 56 की बात हो रही है, 56 का आ रहा है अपना, लगभग आ रहा है अपने पास यहाँ पे आ रहा है। तो जब यहाँ पे 56 आएगा तो 56 यहाँ पे आएगा, तो अपन कह सकते हैं कि ये इसकी क्या होगी, जो यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी इस ग्राफ का जो मैक्सिमम पॉइंट है वही क्या अपने पास Fe56 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये Fe56 है, ये कितना अपना यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट। और यहाँ पे इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, पर न्यूक्लियम बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.10 MeV। यानी सर्वाधिक स्थायी वाला नाभिक होगा वो कौन सा होगा अपने पास, Fe56, क्योंकि सर्वाधिक बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसी की है। उसके बाद वापस क्या हो रही है, बाकी की या तो कम है या फिर क्या यहाँ भी कम है और वहाँ भी कम है। तो मैक्सिमम पॉइंट यानी जो इसे बोलते हैं अपन पिक वैल्यू, तो वो पिक वैल्यू कौन सी अपने पास, ए की वैल्यू है 56, यानी Fe56 क्या होगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी होगा। तो ये वाली चीज़ आप दिमाग में रखना कि जो इस ग्राफ में होता है Fe56 सर्वाधिक स्थायी होता है। अब अपन बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ क्या अपने पास, ए क्या हो 20 से कम हो तो द्रव्यमान, यदि अपन बात करें कि 20 से कम की बात करें, यानी इस फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, यदि द्रव्यमान संख्या क्या हो 6 का पूर्ण गुणज हो। 6 का पूर्ण गुणज यानी देखो या तो 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए या 20 होना चाहिए। इस टाइप में यदि कोई द्रव्यमान संख्या है तो वो क्या होगा अपने पास, पड़ोसी नाभिक से ज्यादा स्थायी होगा। पड़ोसी नाभिक यानी ये तो क्या है, मान लिया कि कोई परमाणु क्रमांक है, यानी एटॉमिक या मास नंबर है कितना अपना, A8 है। तो A8 की बात करें तो वो क्या होगा अपने 9 से भी ज्यादा स्थायी होगा और 7 से भी ज्यादा स्थायी होगा। तो कह सकते हैं कि जो 8 वाला नाभिक है वो क्या है, उसके पड़ोसी नाभिक से ज्यादा स्थायी होता है। तो वही चीज लिखी है मैंने कि जब A यदि 20 से कम की बात करें तो वो द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, यदि क्या लिखना क्या इसमें, A यदि 20 से कम है तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज होती है वे पड़ोसी नाभिक से क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। तो ये आपको सब पॉइंट बनाकर लिखने हैं कि जब क्या हो, फर्स्ट भाग में बात कर रहे हैं ए यदि 20 से कम है, ए यदि 20 से कम है तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या 4 का पूर्ण गुणज हो तो वह नाभिक क्या होगा, पड़ोसी नाभिक से ज्यादा स्थायी होगा। तो ये अपना क्या हो गया फोर्थ पॉइंट। अब यदि बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ क्या कह रहा है कि 56 के बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही। तो ये आपको ग्राफ में देखो दिख ही रहा है, यहाँ पे ये अपना मैक्सिमम पॉइंट आ गया था, इसके बाद ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, कम होती जा रही है। तो जब कम हो रही है तो यानी इसका क्या होगा, स्थायित्व भी कम होता जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि ये क्या होगा, Fe56 के बाद बी बार की या बी बाय ए की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यही लिखा है कि मैंने F56 के बाद यदि अपन 56 यानी सर्वाधिक पिक पॉइंट के बाद की बात करें तो वो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है। या फिर कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम द्रव्यमान संख्या A56 या 56 के बाद बढ़ते जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। आप इसको कैसे भी बनाकर लिख सकते हो कि 56 के बाद यदि हम A बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर अपने पास आते हैं मैजिक संख्या वाले नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। मैजिक संख्या आपके पास कौन सी है, 4, 8, 20, 28, 52, ये सब के अपने पास मैजिक नंबर है। तो वो जब भी आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। तो मैजिक नंबर वाले जो अवयव होते हैं या जो न्यूक्लियस होते हैं वही क्या होते हैं अपने पास, नाभिक स्थायी माना जाता है। यानी जो मैजिक नंबर वाले अपने पास जो नाभिक आएंगे
वो क्या होंगे, सर्वाधिक स्थायी माने जाते हैं। अब अपने पास एक बात आती है विखंडन की और एक आती है संलयन की। देखो विखंडन किसे कहते हैं, यानी न्यूक्लियर फिजन और फिजन दोनों में डिफरेंस है। तो विखंडन, विखंडन का मीनिंग क्या होता है अपने पास, यानी कोई भी बाह्य नाभिक है, बाह्य नाभिक का क्या होता है, हल्के नाभिकों में टूटना। जैसे अपने पास क्या यूरेनियम है, यूरेनियम पर किसी को इंसिडेंट करवाए, यानी न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाए तो वो दो पार्ट में तोड़ देता है। तो वही क्या होता है, बाह्य नाभिक दो हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब बाहरी नाभिक, यानी बाहरी नाभिक का मीनिंग था कि बाहरी नाभिक का एक कितना होगा, यानी बाई चांस यूरेनियम की बात करें, यानी एक कितना है 235। यदि यूरेनियम की बात करते हैं 235 की, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो क्या होती है, कम होती है। पर यदि वही नाभिक बाहर हल्के नाभिक में टूट गया, जैसे ही हल्के नाभिक में टूटा उसका ए क्या हुआ, बढ़ गया। जब ए बढ़ गया यानी वो हो सकता है कि वो शायद आ जाएगा अपना इस रीजन में, यानी सेकंड वाले रीजन में। जब वो सेकंड वाले रीजन में आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बाइंडिंग एनर्जी जो भारी वाला नाभिक था उसकी बाइंडिंग एनर्जी, जो हल्के वाले नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी, दोनों के कंपेयर की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, या एवरेज बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, हल्के नाभिक की ज्यादा होगी। तो अपन कह सकते हैं कि बी बार क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब अपन विखंडन की बात करते हैं, यानी विखंडन में क्या होगा अपने पास, कोई भी भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, यानी भारी नाभिक है, यदि भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट गया तो हल्के नाभिकों में टूटेगा तो ये क्या होगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो इसमें से क्या होगी, कुछ ऊर्जा भी निकलेगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, अपना नाभिकीय विखंडन, जो आप 12th में पढ़ चुके हो। यहाँ भी आएगा, 3rd या 4th चैप्टर में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि जब विखंडन या नाभिकीय विखंडन के बारे में लिखना है, यानी जब भी भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो भारी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी कम, भारी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है और हल्के नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी जब हल्के नाभिक में टूट जाएगा तो बी बार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उससे क्या होगी, कुछ ऊर्जा निकलेगी। जब वो भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटेगा तो कुछ एनर्जी निकालेगा, तो वही एनर्जी के कारण क्या कहलाएगा, अपना नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। यदि बात करें नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय संलयन भी क्या है अपने पास, नाभिकीय संलयन होता है हल्के नाभिकों का भारी नाभिक में बनना है। यानी जो दो हल्के नाभिक है वही क्या करता है, मिलकर एक भारी नाभिक में बनता है। तो भारी नाभिक में बनेगा तो उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसमें भी क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। जो ऊर्जा मुक्त होगी तो वो भी क्या होगा अपने पास, संलयन वाला प्रोसेस होगा। जैसे विखंडन है वैसे क्या होगा, संलयन। इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर, इसमें तो विखंडन में तो क्या भारी नाभिक हल्के में कन्वर्ट होता है, संलयन में क्या है, हल्का है वो भारी में कन्वर्ट होता है। ये वाली चीज होती है। तो अपने पास ये टोटल ग्राफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है ये। तो आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा देना कि ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल ही जाएगा कि एफ सर्वाधिक स्थायी वाला नाभिक कौन सा है, या फिर जो वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखे कि सर्वाधिक स्थायी नाभिक कौन सा है। तो जो सर्वाधिक स्थायी नाभिक है वो कौन सा अपने पास, Fe56 है। तो ये वाली चीज है अपने पास। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, लगभग 8 पॉइंट। तो ये और ये एक पार्ट वाला पॉइंट लगभग 8-9 पॉइंट हो गए। तो आप इसमें लगभग 2 या 2.5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या किया मैंने, ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 50 से कम, 50 से 150 और 150 से ज़्यादा। अब यदि फर्स्ट पॉइंट का बात की तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, यदि बी बार क्या आता है अपने पास, पॉजिटिव आता है तो नाभिक क्या हो जाना चाहिए अपने पास, अधिक स्थायी होगा। तो ये आप बनाकर लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट है अपने पास कि यदि फर्स्ट भाग की बात करें, फर्स्ट भाग अपना कितना 50 से कम, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे अपन द्रव्यमान संख्या बढ़ाते हैं, यानी यदि 20 तक बात करें तो द्रव्यमान संख्या बढ़ती है तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। 20 के बाद 50 तक क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वही क्या होगा अपना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर अपन आते हैं मैक्सिमम पॉइंट में, यानी सेकंड पार्ट में आते हैं, यानी Fe56 की बात करते हैं। Fe56 की बात करेंगे तो ये क्या होगा अपना, सर्वाधिक स्थायी होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 8.8 AMeV है। अब अपन 4 पॉइंट की बात करते हैं कि यदि A 20 से कम है, यदि कोई भी द्रव्यमान संख्या की बात करें, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर की बात करें, तो मास नंबर यदि 4 के मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी 4, 8, 20, 12, 28 इस फॉर्म में है, यानी 4 का पूर्ण गुणज है, तो वो क्या होगा, पड़ोसी नाभिक से ज्यादा स्थायी होगा। अब अपन ये वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद कहते हैं कि 56 की बात, जैसे जैसे अपन ग्राफ में द्रव्यमान संख्या 56 के आगे बढ़ती है तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वही लिखा है कि 56 के बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर अपन बात करते हैं कि मैजिक संख्या, मैजिक संख्या वही 4, 8, 20, 28, 52, तो वो क्या होती है, मैजिक संख्या वाले नाभिक क्या होंगे, अधिक स्थायी होंगे। फिर वही विखंडन, विखंडन में भी क्या होगा, अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो ऊर्जा मुक्त होगी। संलयन में भी क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या होगा, विखंडन और संलयन वाला प्रोसेस होगा। तो ये वाला आपका आज का टॉपिक था, बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। स्क्रीनशॉट ले लेना इस ग्राफ का। वैसे तो ये ग्राफ यदि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बनाए तो यदि नहीं दिख रहा हो तो आप जो भी बुक फॉलो करते हो, चाहे आप
CBH की बुक फॉलो करो, JBH की करो या JPH करो या RBD करो, सब में ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। और भी कोई न्यूक्लियर की बुक है, सभी बुक में ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा। हम देख रहे थे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन संकुलन गुणांक पे, यानी पैकिंग फ्रैक्शन। वैसे तो मैं संकुलन गुणांक को आपको जो एटॉमिक मास यूनिट का जो मास की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था उसमें भी आपको बता चुका हूँ। तो अपन बात करते हैं संकुलन गुणांक में कि इसमें मास कैसे निकलता है, इसलिए ये वापस कंसेप्ट आ रहा है। तो मैंने फॉर्मूला तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इक्वल टू एम माइनस ए अपॉन में ए। यानी ये m क्या है यहाँ पे, ये m तो है, इसको मैं कह सकता हूँ ये m क्या है अपना यथार्थ द्रव्यमान, यानी किसी भी कोई भी नाभिक है उस नाभिक का क्या होता है रियल जो मास होता है वो क्या है यथार्थ द्रव्यमान। ए क्या है अपना, ए है अपना मास नंबर, यानी मास नंबर क्या होगा यानी द्रव्यमान संख्या। तो ये हो जाएगी अपने पास द्रव्यमान संख्या। तो फॉर्मूला तो इजी था, कुछ था नहीं इसमें। यदि आपको थ्योरेटिकल रूप में लिखना है कि संकुलन गुणांक किसे कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हो कि किसी भी नाभिक का यथार्थ द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान संख्या का अंतर और जो द्रव्यमान संख्या का अनुपात होता है वही क्या कहलाता है अपना संकुलन गुणांक कहलाता है। या फिर अपन लिख सकते हैं कि पर न्यूक्लियन रियल मास एंड एटॉम, ये मास नंबर का डिफरेंस होता है वही क्या कहलाएगा अपना संकुलन गुणांक कहलाएगा। यानी यथार्थ द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का यथार्थ द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर उसके द्रव्यमान संख्या के अनुपात के बराबर हो तो वही क्या कहलाएगा अपना संकुलन गुणांक कहलाएगा। तो संकुलन गुणांक देखो F से डिनोट करते हैं, संकुलन गुणांक को डिनोट किससे करते हैं F से। तो ये तो हो जाएगा अपने पास संकुलन गुणांक। यदि मैं इसको इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना F इज इक्वल टू एम माइनस ए, ऐसे का ऐसे। यदि अपन को कई बार पूछा जाता है कि मास निकालो, रियल मास निकालना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा m इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए। तो यदि मैं m तो क्या करूँ एक साइड रखूँ, a को उस साइड ले आओ, तो ये माइनस का एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का ए। तो एफ ए इज इक्वल प्लस का ए और इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a f प्लस 1। तो अपना जो यदि मास निकालना है तो मास निकालने के लिए ये वाला इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला आ जाता है संकुलन गुणांक के बेस पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें संकुलन गुणांक दे रखा हो कि किसी भी नाभिक का संकुलन गुणांक ये है, तो आप क्या करो इसका यथार्थ द्रव्यमान निकालो। तो निकाल सकते हो, एफ दे रखा है तो ए आपको नाभिक दिया हुआ है तो पता ही होगा ए, और एम निकाल सकते हो। यदि इसके कुछ ग्राफ भी बनता है इसका, तो ग्राफ तो प्रैक्टिकल बेस पे बनता है तो उसका तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि यदि हल्के तत्व यानी 20 से कम की बात कर रहा है, यानी ये क्या कर रहा है अपने पास 20 से हल्के की बात कर रहा है, तो 20 से हल्के की बात कर रहा है यानी अपने पास एक एफ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यानी ये सब ग्राफ से निष्कर्ष निकाले हुए तो ये आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है। तो यदि एक द्रव्यमान संख्या है 20 से अधिक कम है तो अपना एफ कैसा होगा अपने पास पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना एफ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं कि ए क्या हो अपने पास 20 से 180 के बीच में हो तो अपना एफ कैसा आना चाहिए, लगभग नेगेटिव आ जाना चाहिए। तो कहते हैं ग्राफ के बेस पे निकालते हैं कि ये लगभग कितना आएगा नेगेटिव आएगा। और ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 6 से 12 का अपने पास संकुलन गुणांक होता है वो कितना होता है 0 होता है, यानी इसका एफ कितना होगा 0 होगा। तो कंपटीशन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कुछ पार्ट नाभिक ऐसी है जिनकी कुछ एक ही प्रॉपर्टी होती है, जैसे अपने पास Fe56 क्या था सर्वाधिक स्थायी था, तो वो भी क्वेश्चन आता रहता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकुलन गुणांक 6 से 12 का संकुलन गुणांक कितना होता है, तो 0 ऑप्शन में होता है तो वो क्या हो जाएगा 0। यानी ये 3 इसमें कंडीशन है, एक तो फर्स्ट वाली कैफ एफ पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब 0 होगा। तो ये वाली तीनों कंडीशन आपको क्या करनी है याद रखनी है, एक तो एफ पॉजिटिव कब होता है, एक नेगेटिव कब होता है और एक 0 कब होता है। तो अपने पास ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ये क्या है अपने पास कि 3 लिथियम 7 का यथार्थ द्रव्यमान m है तो संकुलन गुणांक ज्ञात करो। तो देखो ये निकलेगा कैसे, तो निकालना क्या हमको f निकालना है। तो f निकालने के लिए फॉर्मूला पता है f माइनस ए अपॉन में क्या आएगा a आएगा, m कितना है अपने पास 7.016005 AMU माइनस का a कितना है देखो 3 लिथियम 7 यानी a कितना अपना 7 है तो 7 आ जाएगा अपॉन में 7। तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 0.0005 अपॉन में 7। तो ये किस में आएगा आपका जो वैल्यू आएगी वो AMU में ही आएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि इसका जो संकुलन गुणांक आएगा वो कितना आएगा आपके पास लगभग 2.28 के समथिंग ऐसा कुछ आएगा, 2.28 इंटू 10 की पावर -3 के समथिंग आएगा। तो ये वाला आपको क्या करना है याद रखना है, 2.28 इंटू 10 की घात -3 यानी 2.28 इंटू 10 की घात -3। तो ये इसका क्या हो जाएगा संकुलन गुणांक हो जाएगा। इस तरह से संकुलन गुणांक वैसे पहले समझा चुका हूँ, ये पहले क्या होता है केवल एक फिजिकल
राशि यानी भौतिक राशि है जो क्या करती है, एफ को डिफाइन करती है। तो इसमें ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, एक तो ये चीज निकाल सकते हो, एम निकाल सकते हो, एक इसका संकुलन गुणांक निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज है। यदि आपको ए निकालना हो तो भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ए भी आसानी से निकल सकता है। यदि रियल द्रव्यमान देर का और एफ निकालना हो तो क्या होगा, ये इसके नीचे जाके तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में। अपन ने सेल मॉडल पढ़ लिया था। सेल मॉडल के साथ अपन ने जे की वैल्यू निकालनी सीखी थी, मैग्नेटिक मोमेंट सीख लिया था, पेरिटी निकालना सीख लिया था और एल की वैल्यू निकालना सीख लिया था। अब अपन बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, नाभिकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। छोटा सा टॉपिक है, आपने केवल डेफिनेशन है 12वीं में भी पढ़ चुके हो आप। तो अपन ये बीएससी में भी आता है। तो अपन देख लेते हैं कि फर्स्ट अपने जो नाभिकों का वर्गीकरण है वो कितने पार्ट्स में किया गया है। तो फर्स्ट आता है अपने पास समस्थानिक नाभिक। क्या आता है अपने पास, समस्थानिक नाभिक। यानी अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपना आइसोटॉप न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। यानी आइसोटॉप न्यूक्लियस किसे कहेंगे, यानी वे नाभिक। मान लिया कि अपने पास नाभिक क्या अपने पास जेड एक्स ए होता है, यानी मैं लिखता हूँ कि जेड एक्स ए। ये तो अपना क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। और ए क्या अपना मास नंबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये वाला तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी ये वाला तो क्या होना चाहिए अपने पास, सेम होना चाहिए। और ये वाला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि वे नाभिक जिनमें क्या हो अपने पास, परमाणु क्रमांक तो समान हो या एटॉमिक नंबर समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो अपने पास, भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वे नाभिक, वे समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं अपने, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल लिखे तो एग्जांपल लिख सकते हैं अपन 8O16 और 8O17। यानी इसमें देखो अपने पास क्या है, जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है वो तो क्या है, सेम है। और अपने पास जो एन है यानी मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो अपना जो फर्स्ट नाभिक का वर्गीकरण है उसमें फर्स्ट आता है अपने पास आइसोटोप न्यूक्लियस या समस्थानिक नाभिक, जिसमें क्या होगा अपने पास जेड तो सेम होगा और ए क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी वे नाभिक जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो तथा मास नंबर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक नाभिक कहते हैं। तो समस्थानिक कई और भी हो सकती है, 6C12, 6C13, एक तरह से ये भी हो सकता है। ये भी क्या अपना ही समस्थानिक है, यानी 6C12 और 6C13 ये भी क्या अपना एक समस्थानिक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, 6 ये कार्बन का समस्थानिक है, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है। तो ये सब क्या आपने आइसोटॉप न्यूक्लियस। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिख लो या लिखना हो तो लिख लो, या फिर अपन आगे बढ़ते दूसरा। दूसरा अपने पास है समबारिक नाभिक। यानी ये तो क्या था अपने पास, फर्स्ट वाला था। दूसरा आता है अपने पास समबारिक नाभिक। समबारिक नाभिक यानी इसको बोलते हैं अपन आइसोबार न्यूक्लियाई। ये क्या होगा अपने पास, देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। आइसोटॉप में तो क्या हो रहा था अपने पास, आइसोटॉप में हो रहा था अपने पास जे जेड तो क्या था, सेम था, ए डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या होगा अपना, ए तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नहीं, ए तो सेम होगा और जेड क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी इस टाइप से जो भी होगा वो क्या कहलाएगा अपना समबारिक नाभिक। यानी कह सकते हैं कि वह नाभिक या वे नाभिक जिसमें क्या हो, परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न भिन्न हो तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएगा अपना समबारिक नाभिक। तो लिख सकते हैं अपन वे नाभिक
वे नाभिक जिनमें क्या हो अपने पास परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, मास नंबर सेम हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, तो यह समबारिक नाभिक कहलाता है। समबारिक नाभिक कहलाता है। जिसका यदि एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हैं अपन 6C13 और क्या लिख सकते हैं अपन कि क्या कह रहा है ये जेड तो क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए और ए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यानी जेड डिफरेंट होना चाहिए तो अपन जेड डिफरेंट के लिए क्या करें कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, या इसमें यदि बात करें तो जेड डिफरेंट यानी 7 और 13, यानी ये क्या हो जाएंगे समबारिक कहलाएंगे। ये कैसे कहलाएंगे अपने पास, क्योंकि इसने पास ए तो क्या है यानी द्रव्यमान संख्या तो क्या है सेम है और अपने पास जेड है वो क्या है डिफरेंट है। ऐसे ही इसके जो पीछे वाला था यानी समस्थानिक के आइसोटोप था उसमें क्या था ए डिफरेंट था, यहाँ पे ए सेम है और जेड डिफरेंट है। तो ये भी आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बारे में अपन देखते हैं थर्ड वाला। इसका और एग्जांपल लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, और भी लिखना हो तो 6C14 7N14 ये भी हो सकता है। यानी क्या हो सकता है अपना 6 और 7 यानी ये दोनों क्या डिफरेंट है और ये क्या अपने पास सेम है, तो ये भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है अपने पास थर्ड न्यूक्लियस आता है सम न्यूट्रॉनिक नाभिक आइसोटोन न्यूक्लियस। थर्ड आता है अपने पास सम न्यूट्रॉनिक नाभिक, यानी आएगा अपने पास आइसोटोन न्यूक्लियस। आइसोटोन न्यूक्लियस का मीनिंग क्या होगा, इसमें क्या होगा अपने पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, यानी वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो या न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो तो वह सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाता है। तो वह सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कहलाता है। यदि एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन 6C13 और 7N14। देखो इसमें क्या होगा अपने पास जेड तो कितना है 6 है, जेड कितना है 7 है। यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7, इसमें भी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 7। यानी देखो इन दोनों में चीज़ क्या है अपने पास जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि ये नाभिक कैसे होंगे अपने पास सम न्यूट्रॉनिक नाभिक हो गए। यानी इसमें क्या हो गया दो नाभिक लिए 6C13 और 7N14, यदि दोनों का जेड लिख लिया एन लिख लिया, जेड इसका जेड 6 इसका एन 7 है, जेड 7 है और एन 7 है। यदि इसमें क्या है दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो अपन कह सकते हैं कि ये कैसा होगा सम न्यूट्रॉनिक नाभिक होगा। उसके बाद अपन फोर्थ पार्ट लेते हैं, जो फोर्थ वाला है वो है दर्पण नाभिक या मिरर न्यूक्लियाई। क्या है अपने पास मिरर न्यूक्लियाई या दर्पण नाभिक। यानी मिरर न्यूक्लियाई का मीनिंग क्या है अपने पास फोर्थ वाला है दर्पण नाभिक, या अपन कह सकते हैं क्या है अपने पास
मिरर न्यूक्लियस। मिरर न्यूक्लियस में क्या होगा अपने पास, देखो वे नाभिक जिनमें क्या हो, यानी एक की प्रोटॉन संख्या है तो दूसरे की क्या होनी चाहिए, न्यूट्रॉन संख्या। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं अपन। 4 बेरिलियम 7 3 लिथियम 7। तो देखो इसमें जेड कितना है, इसमें तो जेड कितना है 4, इसमें जेड कितना है 3, इसमें अपना एन कितना है 7 - 3, तो इसमें एन कितना है 4। यही है अपने पास। यानी इसमें डिफरेंट क्या है, देखो मिरर निकले किसे कहते हैं, ये भी अपना एक नाभिक है, ये भी क्या अपना एक नाभिक है। अब इसमें देखो जेड और एन दोनों के लिए इसका जेड 4 है, इसका एन 3 है, इसका है जेड 3 और एन 4 है। यानी देखो जो इसका जेड है वो इसका क्या है एन है, और जो इसका एन है वो इसका क्या है जेड है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये वाली दोनों टर्म क्या अपने पास, जो इसका एन है, यानी देख सकते हैं अपन कि जो नाभिक का इसका बेरिलियम का क्या था जेड था, वो लिथियम का क्या है एन है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो इसका जेड होगा वो इसका न्यूट्रॉन होना चाहिए, यानी इसका प्रोटॉन और इसका न्यूट्रॉन होना चाहिए, इसका न्यूट्रॉन इसका प्रोटॉन होना चाहिए। तो ऐसे नाभिक कौन से नाभिक कहलाते हैं अपने पास, मिरर न्यूक्लियर कहलाते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वे नाभिक जिनमें एक की प्रोटॉन संख्या, वे नाभिक जिनमें एक का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन संख्या के समान हो, दूसरे के न्यूट्रॉन संख्या के समान हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसकी ये क्या लिखा अपन है, एक की प्रोटॉन संख्या दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या के समान हो तथा दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या, या फिर अपन कह सकते हैं ये तो क्या लिखा, एक की प्रोटॉन संख्या दूसरे के न्यूट्रॉन संख्या के समान, या पहले की न्यूट्रॉन संख्या या प्रथम की न्यूट्रॉन संख्या दूसरे के प्रोटॉन संख्या के समान हो, दूसरे के प्रोटॉन संख्या के समान हो। तो वह क्या कहलाता है अपना समझ, ये दर्पण न्यूक्लियर यानी मिरर न्यूक्लियर, यानी एक दूसरे का क्या होता है मिरर होता है। जैसे तो ये वाला क्या हो गया अपने पास, नाभिकों का वर्गीकरण हो गया। तो दर्पण नाभिक कैसे कहते हैं, इसमें एक का प्रोटॉन दूसरे का न्यूट्रॉन होना चाहिए, या फिर दूसरे का न्यूट्रॉन आगे का क्या होना चाहिए, पहले का प्रोटॉन होना चाहिए। यानी ये वाला कंसेप्ट, इसका जेड है तो इसका एन होगा, इसका एन है तो इसका जेड होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो दोनों नाभिक है वो कैसे अपने पास मिरर न्यूक्लियाई है, यानी बेरिलियम और लिथियम की अपने पास मिरर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपना नाभिकों का वर्गीकरण। तो इसमें टोटल 4 नाभिकों का वर्गीकरण है। पहला है आइसोटॉप। आइसोटॉप में क्या होगा अपने पास, टॉप का डिफरेंट होना चाहिए, जेड सेम होना चाहिए। दूसरा है अपने पास समबारिक यानी आइसोबार। आइसोबार में क्या होगा अपने पास, टॉप का सेम होगा और जेड डिफरेंट होगा। और थर्ड है अपने पास सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। और फोर्थ है अपने पास मिरर यानी एक का न्यूट्रॉन दूसरे का प्रोटॉन और पहले का प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये जो गवर्नमेंट चाहे एलडीसी का हो या गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं जिसमें जनरल साइंस आती है, उसमें यदि नाभिक का रिलेटेड टॉपिक होता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई सभी क्या करेंगे, वो ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे ए बी सी और डी, और इसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन सा मिरर न्यूक्लियाई है। यानी 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहता है कि इसमें मिरर दर्पण नाभिक कौन सा है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें सम न्यूट्रॉनिक नाभिक कौन सा है, या फिर कह सकते हैं इसमें कि सम बारीक नाभिक कौन सा है। तो कोई सा भी पूछ सकते हैं। यदि ऐसा ही क्वेश्चन दे दे और कह दे कि अपने पास क्या है सम या दर्पण नाभिक कौन सा है पहचानो, तो दर्पण नाभिक इसमें कौन सा है अपने पास, ये वाला है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जो छोटे एग्जाम होते हैं या एमएससी बेस के एग्जाम होते हैं जो एंट्रेंस होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी एक अच्छा सा टॉपिक था अपना नाभिकों का वर्गीकरण। नाभिकों का वर्गीकरण अपन ने 4 प्रकार से किया है, समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक और दर्पण। तो सबकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, तो आपने लिखी दी होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में अपने आएगा जो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। तो अपने
लगभग न्यूक्लियर पढ़ लिया था, न्यूक्लियर के मॉडल पढ़ लिए, रदरफोर्ड पढ़ा है, रदरफोर्ड पढ़ा, परमाणु थॉम्सन पढ़ा। उसके बाद अपन ने उसकी प्रॉपर्टी थी जो न्यूक्लियर की 8-9 प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी पढ़ी। उसके बाद अपन ने सेल मॉडल पढ़ा, जे निकालना सीखा, एल निकालना सीखा और पेरिटी निकालनी सीखी। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा। तो ये सब चीज़ें हो चुकी है। तो आप जिसको जो मेरे स्टूडेंट जो नए ऐड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वो क्या करें, अपने पुराने वीडियो को जरूर देखें। यदि पुराने वीडियो आपने अच्छे से देख रखे तो आगे का अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी बहुत टाइम है, नेक्स्ट ईयर की एग्जाम अभी बहुत लेट लगेगी, तो आप आराम से देखो, पिछले वाले वीडियो भी देखो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आप इसी तरह हमें मोटिवेट करते रहो, कमेंट भी करते रहो। तो आप सभी का धन्यवाद।